हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखो, हम लोग सारे लोगों को पता है 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिला था। इतना तो सबको पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता हम लोगों को जो इंडिपेंडेंस मिला कैसे मिला। तो हम लोगों को जो इंडिपेंडेंस मिला है इसी एक्ट से मिला है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से। इस एक्ट के नाम में भी लिखा हुआ है, देखो इस एक्ट के नाम में लिखा हुआ, ये जो एक्ट है किसके लिए आया भाई? इंडियंस के लिए। और ये एक्ट ला करके क्या करा गया? इंडियंस को इंडिपेंडेंस दिया गया। सिंपल, देखो एक्ट में ही लिखा हुआ है। तो हम लोग जो आज आजादी 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ये एक्ट आने के बाद हम लोगों को आजादी मिला और तब से लेके आज तक हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हुए आ रहे हैं, है ना? इतना हम लोगों को पता है। तो आपको आज ये पता चल गया कि हम लोगों को जो आजादी मिला था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से मिला था। इतना आपको पता चल गया। और आपको एक चीज और पता है, जब हम लोग को आजादी मिला था, जब इंडिपेंडेंस हम लोग को मिला था 1947 में, उसी साल इसी एक्ट से ही इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन बनता है। इंडिया का आपको पता है ना, पार्टीशन हो गया था, दो डोमिनियन बना। तो इसी एक्ट से दो डोमिनियन बनता है, इंडिया और पाकिस्तान। ये तो आपको पता है। और ये एक्ट कब आया था? 1947 में ये एक्ट आ गया। उसके बाद क्या क्या इंडिया में चेंजेस होता है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होगा 1950 में, तब तक इंडिया कैसे रूल होगा, ये सारा कुछ इस एक्ट में बताया हुआ था। इंडिया कैसे गवर्न होगा तब तक, ये सब कुछ इस एक्ट में बताया हुआ था। इतना आपको अभी मैं बता रहा हूं। अभी थोड़ा सा मैं जब इतिहास में ले जाऊंगा, हिस्ट्री में ले जाऊंगा, बैकग्राउंड, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, इस वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक पढ़ने वाले, माउंटबेटन प्लान। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। देखो, ब्रिटिश को ये चीज पता थी कि अब हम लोगों को इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देना है, तो इसके लिए प्लान बनाना है भाई। कैसे इंडिपेंडेंस देंगे, इंडिया का कैसे पार्टीशन होगा, ये सब इंडिया को प्लान करना था। तो उसके लिए इंडिया में एक वाइसराय आते हैं, माउंटबेटन, ये सबको आप लोगों को बहुत सारा बात इसका पता भी है। तो हम लोग थोड़ा सा आज डिटेल में, माउंटबेटन जब इंडिया आते हैं तो वो पार्टीशन के लिए एक प्लान बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। इस प्लान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अभी क्या होता है, यहां पे ब्रिटिश को यह पता है, प्लान बन चुका है कि हम लोगों को इंडिया को आजादी देना है। आजादी देना है मतलब क्या होगा? ब्रिटिश अपना पावर ट्रांसफर करेगा अब इंडियंस को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये पावर ट्रांसफर करेगा, जो रिस्पॉन्सिबल इंडियंस है उसको पावर ट्रांसफर करेगा। तो सवाल ये है, ये प्लान बन चुका है, अरेंजमेंट हो चुका है, प्लान बन चुका है। तो ये जो अरेंजमेंट बना, ये जो प्लान बना पावर ट्रांसफर का, ये किसके अकॉर्डिंग पे बना था? माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग पे। माउंटबेटन प्लान बनाया, उसके अकॉर्डिंग पे ये चीज तय हो गया कि ब्रिटिश अब पावर ट्रांसफर कर देगा इंडियंस को। इतना हम लोग को पता है। अब देखो, इसको समझने के लिए देखो, ये तो प्लान बन गया। प्लान जैसे बना, ब्रिटिश बोला कि भैया लेट नहीं करते, हम लोग जल्दी से जल्दी बिना टाइम गमाए हुए इस प्लान को इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये जो माउंटबेटन प्लान बना, जिससे कि हम लोगों को आजादी देना है इंडियंस को, तो चलो इसको जल्दी से हम लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब इंप्लीमेंट करने के लिए तो कानून बनाना पड़ेगा। कानून बनाना पड़ेगा ना भाई। एक्ट, आपको तो ये पता है ना, सारे लोगों को कोई भी कानून बनने से पहले बिल बनता है, बिल पास होता है, फिर वो एक्ट बनता है। तो ये एक्ट बनने में भी तो ये सेम प्रोसेस फॉलो हुआ होगा। तो फिर इंडिपेंडेंस बिल, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ड्राफ्ट होता है, और जैसे ब्रिटिश ये बिल ड्राफ्ट करते हैं और ये बिल को भेजा जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पास भेजा जाता है कंसिडरेशन के लिए। देखो, अब यहां पे थोड़ा सा लोचा है। ये वाला जो पोर्शन है, अब बहुत लोगों के मन में नहीं चल रहा, तो मैं चला देता हूं। आखिर ये बिल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पास क्यों भेजा गया? बिल प्रिपेयर्ड हो चुका है, कंसिडरेशन के लिए मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास क्यों भेजा गया, ये आपको समझना है। तो 1947 से पहले का हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। देखो, 1935 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। जिसने नहीं देखा है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ चुके हैं। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये जो बीच में इतना सारा इवेंट हुआ, ये जब आप पढ़ोगे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा, बिल बनने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास ये बिल क्यों गया।
ये कब क्लियर होगा? जब आपको ये 1935 और 1947 के बीच का इवेंट पता हो, तब आपको ये चीज समझ में आएगा। और मेरे पास इतना अभी टाइम नहीं है कि मैं इसको डिस्कस करूं। अच्छा, इसके लिए मैंने एक टाइमलाइन बनाया है जिसको देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा। चलो मैं आपको थोड़ा सा वो टाइमलाइन दिखा देता हूं, है ना। देखो, अब हम लोग देखेंगे टाइमलाइन। आपको मैंने 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक पढ़ा रखा है। उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। उसके बाद हो जाता है इंडिया में इलेक्शन 1936 में। उसके बाद इलेक्शन होता है, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। उसमें से टोटल 11 प्रोविंस में से 8 प्रोविंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करती है। उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर होता है। फिर आईएनसी के सारे मिनिस्टर्स रिजाइन कर देते हैं। क्यों रिजाइन कर देते हैं? ताकि वर्ल्ड वॉर में पहले ब्रिटिश, अच्छा, वर्ल्ड वॉर एक्सिस पावर अलाइड पावर के बीच में होता है, जिसमें कि अलाइड पावर जीत जाता है। यूके इसमें इंडियन का सपोर्ट मांगते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस रिफ्यूज कर देता है। चलो भैया, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मैंने आपको सपोर्ट किया था, आपने कुछ नहीं दिया, इसीलिए इस बार इंडियन सपोर्ट ही नहीं करते हैं इसको। अच्छा, इसको सपोर्ट नहीं करते तो ये दिखाते कैसे है? जितने भी सारे प्रोविंस में इनका मिनिस्ट्री था, इंडियंस जीते थे, उन सब से इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजाइन कर देती। इसी तरह से आपको पूरा इवेंट पता होना चाहिए। जब पूरा इवेंट आपको पता होगा 1935 से लेके 1947 तक, तो आपको ये एक्ट और अच्छे से क्लियर होगा। वैसे तो क्लियर हो ही जाएगा कि मेरे को तो यहाँ पे ये पढ़ाना है आपको, इस एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुआ, क्या क्या प्रोविजन था। लेकिन आपको कहानी और अच्छे से कब समझ में आएगी? जब ये बीच वाला इवेंट आपका क्लियर होगा। तो वही बीच वाला इवेंट यहाँ मैंने सिर्फ लिख दिया है, आपको बुक्स में या फिर गूगल इंटरनेट के हेल्प से पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब के हेल्प से। तो आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। 1914 में सबसे पहली बार डिमांड होता है सेपरेट नेशन का। उसके बाद अगस्त ऑफर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगस्त ऑफर को भी यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग दोनों कर देती है। फिर उसके बाद सत्याग्रह, इंडिपेंडेंट मतलब इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है, मैटर को सुलटाने के लिए यहाँ पे क्रिप्स मिशन आता है। अगस्त में अगस्त ऑफर खत्म, यदि ये अगस्त ऑफर फेल्ड हो जाता है, इसके फेल्यूर के बाद ब्रिटिश वहां से क्रिप्स मिशन को भेजती है। ये भी सपोर्ट, यहां भी ये मिशन भी फेल हो जाता है। अच्छा, ये सब जो आ रहा है, अगस्त में ऑफर दिया जा रहा है, क्रिप्स मिशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है ताकि इंडियन सपोर्ट कर दे वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को। और आपको पता है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश का बहुत बुरा हाल था। खैर, उस पर नहीं जाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगा वो। फिर 8 अगस्त 1942 को फिर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें टॉप लीडर से बहुत सारे लीडर जेल चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये राजा गोपालाचारी जो राजा जी थे, ये जेल नहीं गए थे, और इंडिया के लगभग सारे टॉप लीडर जो आईएनसी के थे सब जेल चले गए थे। फिर राजा गोपाली फॉर्मूला आता है, ये फेल हो जाता है। फिर गांधी जिन्ना का टॉक्स होता है, वो भी फेल हो जाता है। फिर उसके बाद देसाई लियाकत पैक्ट होता है, ये भी फेल हो जाता है। ये सब आपको डिटेल में सारा पढ़ना है ना, यहाँ मैं बस थोड़ा थोड़ा ऐसे बता निकल रहा हूँ। फिर 45 में वेवेल प्लान आता है, उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस होता है, ये भी फेल हो जाता है। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो जाता है। फिर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में। फिर उसके बाद क्या होता है भैया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होता है। फिर इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना जाता है, जिसमें एक संविधान बनेगा इंडिया के लिए। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे होता है, जिसमें अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे ऐलान करते हैं, पूरा देश में दंगा भड़क जाता है। उसके बाद यहाँ से अपने लिए इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 1947 फरवरी में एटली डिक्लेरेशन आता है। मतलब एटली कौन थे? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ये ब्रिटिश पीएम थे, और ये पार्लियामेंट में खड़े होकर डिक्लेरेशन करते हैं कि हम लोग इंडिया को आज़ाद कर देंगे 1948 तक। 1948 के जून तक हम लोग इंडिया को आज़ाद कर देंगे। और इसके लिए माउंट बेटन को इंडिया में भेजा जाता है, भैया तुम जाओ वहाँ पे पार्टीशन का प्लान बनाओ, इंडिया जाओ और वहाँ पे पार्टीशन के लिए प्लान बनाओ। प्लान बनता है, फिर उसके बाद वो प्लान जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास, और उसके बाद फिर फाइनली इंडियन बिल इंट्रोड्यूस होता है। और बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद ये पास भी हो जाता है। बिल जैसे पास हुआ, फिर 18 जुलाई 1947 को ये पास होके एक्ट बन जाता है। और फाइनली बिल जब एक्ट बन जाता है, उसके बाद कमेंस होता है 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बन जाता है। और इस एक्ट से हम इंडियंस को इंडिपेंडेंस मिल जाता है। इसको तो मैंने बस 3-4 मिनट में बता दिया आपको, लेकिन ये आपको पूरा डिटेल में क्लियर होना चाहिए। जब ये पूरा डिटेल में क्लियर होगा तो आपको पढ़ने में इजी होगा। और एनीवे आप इंडियन हो तो आपको मेरे अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। अब हम लोग फिर अपने बैक टू टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग ये देख लिए कि
इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है ये इंट्रोड्यूस हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उसके बाद फाइनली फिर ये पास हो जाता है, एक्ट बन जाता है, ये सब हम लोग पढ़ लिए। और ये कमेंस कब हो जाता है, ऑपरेट कब से हो जाता है, 15 अगस्त 1947, और इसी दिन हम लोग को आजादी मिलता है। जैसे देखो ये इंडिपेंडेंस के लिए एक्ट बना है, और जिस दिन लागू होगा उस दिन इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, सिंपल है ना। तो ये एक्ट कमेंस कब होता है, 15 अगस्त 1947 को। ये एक्ट कमेंस होने के बाद हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बन जाता है, इंडिया और पाकिस्तान। और अभी देखोगे पाकिस्तान भी स्प्लिट हो गया, और वो पाकिस्तान बन जाता है पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आगे चल के क्या बन जाता है भाई, बांग्लादेश, जो कि अभी आपको बांग्लादेश दिखता है। ये जो आप एक्ट पढ़ रहे हो, थोड़ा सा जब ये एक्ट देखो, यहाँ पे डेट भी दिख रहा है आपको, ये एक्ट दिख रहा होगा, ये देखो 18 जुलाई 1947 को ये एक्ट क्या हो जाता है इस दिन, फाइनली सॉरी ये बिल एक्ट बन जाता है, एन एक्ट। और यहां पे इसका टाइटल है, आप देख सकते हो, टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन। तो आपने एक्ट देख लिया, हम लोगों को आजादी मिल चुका है। देखो यहां नीचे में आपको एक्ट दिख रहा होगा, यहां पे देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और आपको यहाँ पे सारा सेक्शन का अरेंजमेंट है। और इस एक्ट में टोटल कितना सेक्शन था भाई, 20 सेक्शन था। इस आपको ध्यान रखना है, इस एक्ट में टोटल 20 सेक्शन था, और यहाँ पे आपको 20 सेक्शन दिख रहा होगा। और देखो इसके आने के बाद किधर चला गया भाई, हाँ देखो यहाँ पे बहुत सारा मैंने हिस्टोरिकल पिक्चर्स लगाया है इंडिपेंडेंस के टाइम का, और आप देख सकते हो। और इसमें आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे अब इंडिया बढ़ चुका है, इंडिया और पाकिस्तान, एक्चुअली यहाँ से पीओके भी है। तो ये हो गया आपका भैया पाकिस्तान, और ये हो गया, ये भी हो गया पाकिस्तान, जो कि आगे चल के 1971 में बांग्लादेश बन जाएगा आपका ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं ये एक्ट के द्वारा। और ये कुछ हिस्टोरिकल पिक्चर्स है, मुझे पिक्चर्स लगाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपको इसमें बहुत सारा पिक्चर्स दिखेगा, और आप जब पिक्चर्स देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और देखो ये नेहरू जी हैं, इंडिपेंडेंस टाइम का है, और कैसे लाल किला से फ्लैग होस्टिंग हो रहा है, आप वो देख रहे हो। ये देखो जब हम लोग इंडिपेंडेंस मिला था 1947 के टाइम पे, ऐसे ये रिलेवेंट नहीं है, बस मैंने लगा दिया क्योंकि आई लव पिक्चर्स। तो यहाँ पे देखो हिंदुस्तान टाइम्स उस टाइम क्या लिखा था, इंडिया इंडिपेंडेंट, है ना, ब्रिटिश रूल एंड। उसके बाद आप देखोगे न्यूयॉर्क टाइम्स में भी यहाँ पे बहुत कुछ छापा था। उसके बाद फिर आप देखोगे एरिस टाइम्स में क्या लिखा हुआ था, सेलिब्रेट एज द ब्रिटेन हैंड्स ओवर द कंट्रोल, ऐसे बहुत सारा आप देखोगे इस टाइम का। वॉशिंगटन पोस्ट का देखो, टेलीग्राफ का देखो, ये देखो यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट का है। उसके बाद आप देखोगे टेलीग्राफ का है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना, टू डोमिनियंस। फिर इंडिया सेलिब्रेट फ्रीडम्स, फ्री इंडिया कैबिनेट अपील नेशन, बर्थ ऑफ टू फ्रीडम, देखो यहाँ पे बर्थ ऑफ इंडिया फ्रीडम, सॉरी टू बोल दिया मैंने, बर्थ ऑफ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स देखो यहाँ पे क्या लगाया है, द इंडियन नेशन इमर्ज एज द वर्ल्ड सिन। फिर उसके बाद 200 years ऑफ रूल इन इंडिया एंड्स फुल पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर न्यू डोमिनियंस। इंडिया प्रोक्लेम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद है टू डोमिनियंस, यहाँ पे देखो 1-2 मिनट में आपका ले लिया फालतू में, लेकिन ये सब पिक्चर्स आप देखोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ देखो हाउस ऑफ कॉमन पास इंडिपेंडेंस बिल, है ना, हिंदुस्तान टाइम्स का ये है। अब हम लोग चलते हैं बैकग्राउंड में। ये जो पिक्चर्स में आप एक व्यक्ति देख रहे हो, ये इटली से हैं, ठीक है, क्लेमेंट इटली इनका नाम है, और ये 1947 में प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, ठीक है। आप इनको देख लीजिए फोटो में, अब मैं इनको ऊपर कर देता हूं, चलो भैया जी देखो, आपने एक्ट बन गया, देख लिया आपने। उस बीच में मैंने आपको, जब मैं टाइमलाइन बता रहा था आपको, मैंने
एटली डिक्लेरेशन के बारे में आपको बताया था, एटली डिक्लेरेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताया था, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा ज्यादा बताऊंगा आपको। ये एटली साहब पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐसे खड़ा होते हैं और डिक्लेरेशन ये करते हैं, डिक्लेयर ये करते हैं कि हम लोग अब भारत को आजाद कर देंगे। देखो हम लोगों को इंडिपेंडेंस कब मिला है, 15 अगस्त को, है ना। और जुलाई में ये बिल जाके पास हो जाता है, 18 जुलाई को। आप देखा था ना, आपने देखा था ना, 18 जुलाई को पास होता है। और मैं बात कब की कर रहा हूं, 20 फरवरी को। ये 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर डिक्लेयर ये करते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर डिक्लेयर ये करते हैं कि हम लोग अब इंडिया को फ्री कर देंगे। अब इंडिया में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल हैंड में, किसमें भाई, रिस्पॉन्सिबल हैंड में हम लोग पावर को ट्रांसफर कर देंगे। जून 1948 से पहले, 1948 से पहले हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैंड में पावर को ट्रांसफर कर देंगे और ब्रिटिश जो इंडिया में है वो इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। ये चीज उस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर कर देते हैं। और ये जो डिक्लेयर करते हैं इसी को बोला जाता है एटली डिक्लेरेशन या फिर एटली अनाउंसमेंट। ठीक है, बहुत जगह नाम थोड़ा इंटरचेंज हो जाता है। यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। और इतना लंबा समय ये क्यों मांगते हैं, ये 1948 तक की बात क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इशू चल रहा था, तो ये इसलिए इतना लंबा समय लेते हैं। तो प्लान था कि थोड़ा पहले ही आजादी मिल जाए। अभी आप देखोगे आगे, देखो यहां पे बहुत दंगा फसाद चल रहा था, तो ये एटली साहब तो ये बोल दिए कि 1948 के जून तक आपको हम आजाद कर देंगे। लेकिन जो माउंटबेटन इंडिया में वाइसरॉय थे, और देखो जब डिक्लेरेशन कर रहे थे, इसी डिक्लेरेशन में ये भी बोल देते हैं, जो लॉर्ड वेवेल है अब ये इंडिया में वाइसरॉय नहीं रहेंगे, लॉर्ड बेटन को यहां पे अपॉइंट करा जाता है एज ए वाइसरॉय। ठीक है, देखो तो वाइसरॉय जब यहाँ पे माउंटबेटन जब यहाँ पे वाइसरॉय बन के आते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा राइट हो रहा है, हम लोग 1948 तक रुक ही नहीं सकते, उससे पहले आजादी देना पड़ेगा, है ना। और ये अब आपको ध्यान रखना है कि इतना टाइम जो ये लिए थे, ये इसीलिए लिए थे ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो इश्यूज है वो सेटल हो सके। सेटल हो जाएगा तो हम लोग इजीली आराम से 1948 तक आजादी दे के, और आराम से हम लोग भी धीरे धीरे, हम लोग को यहां से निकलने, बोरिया बिस्तर बांध के निकलने में टाइम लगेगा, है ना। तो देखो जब ये डिक्लेरेशन दिए तो उसके बाद यहां पे देखो पेपर में भी आया था, इंडिया रिसीव इंडिपेंडेंस बाय द जून ऑफ 1948, ऐसा डिक्लेरेशन के बाद आता। इतना टाइम क्यों लिए आपको पता है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में थोड़ा सा यहां पे इशू चल रहा था, इसलिए ये इतना टाइम लिए थे। और उसी टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन को भेज दिया जाता है एज ए वाइसरॉय बना करके इंडिया। ठीक है, इंडिया आ चुके हैं, अभी मैं फरवरी की बात कर रहा हूं, अभी आजादी नहीं मिला है, जून जुलाई में जाके बिल बनेगा, फिर 1947 अगस्त में जाके हम लोग को इंडिपेंडेंस मिलेगा। अभी हम लोग फरवरी में हैं, ठीक है, आजादी वाले साल में फरवरी में है। चलो ये आप जो पिक्चर देख रहे हो, ये व्यक्ति का, ये माउंटबेटन है। चलो ये माउंटबेटन इंडिया आते हैं फरवरी में, आपको पता फरवरी में डिक्लेरेशन हुआ था, तो फरवरी 21 को इंडिया ये अराइव कर जाते हैं और उसके बाद ये बन जाते हैं यहाँ के वाइसरॉय। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये इंडिया के लास्ट वाइसरॉय होते हैं और डोमिनियन इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय होते हैं। ठीक है, इंडियन डोमिनियन का फर्स्ट वाइसरॉय भी होते हैं। और इनके बाद राजा जी बने थे, राजा गोपालाचारी। ठीक है, और तमिलनाडु से आते थे वो, मद्रास प्रोविंस से, मद्रास प्रेसिडेंसी भी बोल सकते हो। चलो ठीक है, माउंटबेटन को यहाँ क्यों भेजा गया था, ताकि जाओ भैया यहाँ पे और आज़ादी दे दो। आज़ादी देने के लिए तो मुस्लिम लीग जो थी वो डिमांड कर रही थी कि भैया मुझे सेपरेट नेशन चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अब खैर मान गई थी कि हाँ ठीक है, चलो भैया पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है, आपको पाकिस्तान मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान बनेगा कैसे, पार्टीशन कैसे होगा, कहां से होगा, उसके लिए कुछ तो प्लान हो, कहां से लाइन डालेंगे, हाँ ये यहां से यहां पाकिस्तान, यहां से यहां इंडिया, तो इसके लिए कुछ तो हो। तो इसके लिए माउंटबेटन क्या करते हैं भैया, प्लान बनाते हैं, चलो हम लोग प्लान बनाते हैं कि कहां से इंडिया होगा, कहां से पाकिस्तान होगा। तो माउंटबेटन के पास एक अनऑफिशियल प्लान आता है। ठीक है, एक ये प्लान बनाते हैं जो कि ऑफिशियल कभी हो नहीं पाया, कहीं पेश नहीं हुआ, ऑफिशियली उस पर बात नहीं हुई, वो अनऑफिशियल रहा। उस प्लान का नाम था डिक्की बर्ड प्लान। उसका क्या नाम था भाई, डिक्की बर्ड प्लान, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं बाल्कन प्लान।
अब देखो ये डिकी बर्ड प्लान क्या था, आप इसको हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, ये प्लान क्यों बना रहे थे? पावर ट्रांसफर के लिए, है ना, ताकि ब्रिटिश इंडियंस को पावर दे सके। डिकी बर्ड प्लान में ये था, डिकी बर्ड प्लान के अकॉर्डिंग ये था कि इंडिया में जितने भी प्रोविंस है, आप प्रोविंस आपको आई होप सारे याद होंगे, नहीं याद है तो मैं दिखा देता हूं आपको। देखो यहाँ पे बिहार प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, सिंध, पंजाब, देख लो कितना बहुत सारा प्रोविंस है। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग, ये जो डिकी बर्ड प्लान या बाल्कन प्लान्स बोलते हैं इसको, इसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, ये जितना सारा प्रोविंस है ना, ये सारे प्रोविंस को हम लोग क्या डिक्लेयर कर देंगे। देखो ये प्लान बना रहे हैं कि जितना सारा प्लान, ये जितना सारा प्रोविंस है, ये सबको हम लोग इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे। ये सबको जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे, फिर इनके पास हम लोग ये ऑप्शन दे देंगे, भैया तुम पाकिस्तान में जुड़ना चाहते हो या फिर इंडिया में जुड़ना चाहते हो, या फिर तुम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। ये ऑप्शन इन लोगों को दे देंगे। देखो यहां पे क्या है, आजाद होने के बाद तो कोई मिलेगा क्या? कोई नहीं मिलेगा। तो जब ये प्लान ये नेहरू को सुनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को, ये जब माउंटबेटन ये प्लान सुनाते हैं, तो नेहरू जी इसको मना कर देते हैं, इसको अपोज करते हैं कि नहीं ये कोई ढंग का प्लान नहीं भाई, तुमको वहां से भेजा गया है इंडिया का पार्टीशन करने, इंडिया को एक करने के लिए भेजा गया, तुम यहाँ तो देखो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट भी तो था, कितना प्रिंसली स्टेट था, 565 सॉरी। तो यहाँ पे तो लगभग 400-500 टुकड़ा हो जाएगा यार इंडिया का। ऐसे यदि मान लो ये लोग इस प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग चले, तो सब स्टेट अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सब प्रोविंस को आप इंडिपेंडेंट कर दोगे, फिर वो इंडिया में जुड़ेगा या किस में जुटेगा। ये तो प्लान काम का नहीं था, बेकार प्लान था। सबको इंडिपेंडेंट कर दोगे तो फिर क्या कैसे होगा, है ना सब। और देखो यहाँ पे बहुत सारा प्रोविंस था ना, इतना सारे को आप यदि इंडिपेंडेंट कर दोगे तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये प्लान को अपोज कर देते हैं नेहरू जी, और ये प्लान तो खैर अनऑफिशियल का अनऑफिशियल ही रह गया, कहीं पे पेश नहीं हो पाया। अच्छा, यहाँ पे इसको बाल्कन प्लान क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो एक बड़ा सा कंट्री का डिवीजन हो रहा था, बहुत छोटा छोटा डिवीजन हो जाता, 300, 400, 200, 100, 200 कितना टुकड़ा हो जाता है कहना कठिन है, बहुत सारा टुकड़ा हो जाता है इंडिया का। इसीलिए इसको हम लोग बाल्कन प्लान बोलते हैं। बाल्कनाइजेशन, ऐसा बोला जाता है कि इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो जाता है। इस प्लान को यदि यहां पे यूज कर लिया जाता तो इंडिया का बाल्कनाइजेशन होता है। बाल्कनाइजेशन क्यों यूज करा जाता है? आप जब यूरोप जाओगे, ग्रीस, बुल्गारिया के पास, तो वो रीजन को हम लोग बोलते हैं बाल्कन रीजन। उस रीजन, पहले बड़ा रीजन था, वहां पे 100-200-300 साल में बहुत बार चेंजेस हुआ है, बहुत छोटा छोटा यूनिट बन गया है, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल गया बाल्कनाइजेशन। तो यहां भी तो वही हो रहा था, एक बड़ा सा कंट्री को आप बहुत सारे यूनिट में डिवाइड कर रहे हो, इसीलिए यहां पर वर्ड यूज कर दिया गया बाल्कनाइजेशन। बस बात खत्म, इतना ज्यादा ध्यान नहीं लगाना, आपको दिमाग नहीं लगाना इसमें। वैसे भी अनऑफिशियल प्लान था, एग्जाम में कुछ आता होता है नहीं यहां से, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा इसको। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है 3 जून प्लान, माउंटबेटन प्लान भी इसको बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माउंटबेटन प्लान। देखो माउंटबेटन प्लान को हम लोग 3 जून प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन पे ये प्लान आया था, 3 जून को ये प्लान ब्रॉडकास्ट हुआ था रेडियो में, इसलिए इसको हम लोग 3 जून प्लान भी बोलते हैं। देखो इससे पहले एक डिकी प्लान आया था, वो प्लान बेकार था, तो वो उसको अपोज कर दिए थे, वो प्लान बेकार था। तो इसके बाद एक लास्ट प्लान तैयार करके लाते हैं, कौन? लॉर्ड माउंटबेटन एक नया प्लान लाते, इसको पार्टीशन प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। ये लास्ट, और ये जो प्लान लाई, जैसे मान लो ये प्लान है, ये प्लान सारे पार्टीज के द्वारा, जो भी उस टाइम पे इंडिया में पार्टी था, आईएनसी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, जो भी पार्टीज था, सब पार्टीज के द्वारा ये लास्ट वाला प्लान जो माउंटबेटन प्लान है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब ये जो प्लान एक्सेप्ट कर लिया गया, इसमें क्या क्या प्रोविजन था, हम लोग अभी ये पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये प्लान में क्या बात थी, अभी हम लोग प्लान पढ़ रहे हैं, और इसी प्लान के बेस पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बनेगा, ठीक है। तो प्लान में क्या क्या था ये यदि पता चल जाएगा तो बहुत सारा कुछ आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे देखो एक मैंने पिक्चर लगाया है, और आपको मैंने अभी जस्ट बताया था 3 जून को ये ब्रॉडकास्ट हुआ था। देखो यहां पे ब्रॉडकास्ट बाय वाइसराय, है ना। तो इसको थोड़ा आप हो सके तो इसको कोई ध्यान नहीं रखना, मैंने पिक्चर ऐसे लगा दिया कि आपको समझ में आए। ये ब्रॉडकास्ट हुआ था रेडियो पे, और लोगों को रेडियो से पता चला कि अब इंडिया पाकिस्तान बनने वाला है। और जब ब्रॉडकास्ट हुआ तो उसमें पता चला कि इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा और एक नया स्टेट बनाया जाएगा, एक नया कंट्री बनाया जाएगा, एक नया डोमिनियन बनाया जाएगा, पाकिस्तान। मान लो कि आप 2 जून तक सोए हुए थे, और सुबह सुबह आपको पता चला कि आप अब इंडिया में नहीं हो, अब आप कहां चले गए हो? पाकिस्तान।
नहीं, ऐसा नहीं, मतलब जो वेस्टर्न, सॉरी, जो ईस्टर्न बंगाल में रहते हैं उनके लिए, और वेस्टर्न जो पंजाब में रहते हैं उनको ऐसा फील हो रहा होगा अभी। खैर, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ, क्योंकि लाइन तो नहीं डाला गया है, जब लाइन डाला जाएगा तभी तो फील आएगा ऐसा। खैर, तो आपको पता चल रहा है 2 जून को कि भैया अभी आराम से सोए, खाना वाना खा के, कल सुबह आपको पता चलेगा कि इंडिया का पार्टीशन होने वाला, और एक नया स्टेट, एक नया बनाया जाएगा कंट्री, एक नया डोमिनियन बनाया जाएगा पाकिस्तान। खैर, हम लोग अब देखते हैं प्रोविजन, ठीक है, माउंटबेटन प्लान का एक, यहाँ पे देखो नीचे में आप देखोगे माउंटबेटन और अली जिन्ना है, नेहरू जी हैं, बहुत फेमस पिक्चर है ये सारा पिक्चर जो मैं यहाँ लगाता हूँ सारा ये गूगल का रहता है, जनरली विकीपीडिया सब का पिक्चर्स होता है। चलो अब हम लोग प्लान देखेंगे, माउंटबेटन जो प्लान बनाया है, इस प्लान में क्या क्या है। सबसे पहला इस प्लान में ये बात था कि इंडिया को पार्टीशन करके 2 डोमिनियन बना दिया जाए, इंडिया और पाकिस्तान, सिंपल। उसके बाद देखो अभी तक तो पाकिस्तान फॉर्म नहीं हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था इंडिया के लिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। जब ये प्लान बन रहा है तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा, क्या ये मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया पे लागू होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग किस चीज का डिमांड कर रहे हैं भैया? पाकिस्तान का। जब वो पाकिस्तान बन जाएंगे, आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेके क्या करेंगे वो लोग, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम करा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा कहां पे? मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया। क्यों? क्योंकि वो क्या बनना चाहते थे? पाकिस्तान। सिंपल सी बात है। और ऑब्वियसली जब उनका खुद का अपना डोमिनियन बन जाएगा तो वहां भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, और उस जो भी डोमिनियन होगा पाकिस्तान के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा। तो बेसिकली सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा पाकिस्तान के लिए, और वो पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा। ऐसा ये प्लान में था, ठीक है। उसके बाद इस प्लान के हिसाब से क्या था, जो बंगाल और पंजाब का लेजिस्लेटिव असेंबली है, आप जानते हो ना, प्रोविंस में लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करता था, जो बड़ा बड़ा प्रोविंस होता था वहां पे 2 तरह का हाउस होते थे, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा ऑलरेडी। तो बंगाल और पंजाब का जो प्रोविंस है वहां पे क्या होगा, पार्टीशन के लिए वोट करा जाएगा, मीटिंग बैठेगी और पार्टीशन के लिए वहां पे वोट होगा, और इसके अकॉर्डिंग पार्टीशन करा जाएगा। वोटिंग होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग पार्टीशन करा जाएगा। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देखो मैप देख लो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये रहा पूरा भैया बंगाल, ये बंगाल है। यहां का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, यहां पे वोटिंग होगा। और ये जो आप देख रहे हो पंजाब वाला एरिया, सॉरी ज्यादा मैंने बड़ा बना दिया, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो पंजाब वाला, इस पंजाब के लेजिस्लेटिव असेंबली में यहां भी वोटिंग होगा और यहां भी वोटिंग होगा, दोनों जगह वोटिंग होगा। और यहां पे वोट करके लोग ये डिसाइड करेंगे कि इन दोनों प्रोविंसेस का यहां, इसका यहां से बंटवारा और इसका यहां से बंटवारा, ठीक है, होना है कि नहीं होना है। और ये दोनों डिसाइड करते हैं, हाँ बिल्कुल करना है, और दोनों जगह पे होता है। फिर उसके बाद यहां जो सिंध देख रहे हो आप, ये सिंध प्रोविंसेस देख रहे हो, यहां पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली में यही सेम चीज होगा। और लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी कि इनको इंडिया के साथ जुड़ना है कि इनको पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। तो फाइनली ये किसके साथ जाते हैं? पाकिस्तान के साथ जाते हैं। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट उसके बाद देखो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंसेस यहां पे था। ये ऊपर वाला एरिया देख रहे हो ना, कश्मीर के पास ये वाला एरिया, ये ट्राइबल एरिया जो यहां पे, ये वाला एरिया में भी, इस वाले एरिया में एक रेफरेंडम कराया गया कि भैया आप लोग किसके साथ जुड़ना चाहते हो, पाकिस्तान के साथ या फिर इंडिया के साथ। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, उनका नाम आप ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफार खान। ये इस रेफरेंडम का बाइकआउट करते हैं क्योंकि ये खुद को मानते थे हम तो इंडिया के पार्ट है, हमको इंडिया में ही रहना है। लेकिन उसमें वहां भी बहुत सारे लोग ये मानते थे कि हम लोग पाकिस्तान के साथ चले जाते हैं। तो फाइनली ये रेफरेंडम को रिजेक्ट करते हैं अब्दुल गफार खान। लेकिन फिर भी NWFP ये किस में ज्वाइन करता है भैया? पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक रीजन देखोगे आप, अभी जहां पे मेरा पेन जाएगा ना, आप उसको देखना। देखो ये वाला, यहां पे देखो, ये जो मेरा पेन जहां पे चल रहा है ना, ये वाला रीजन में सेलेट है, ठीक है। अभी ये बांग्लादेश में है, पहले वो असम का पार्ट हुआ करता था, लेकिन इस एरिया में ना मुस्लिम डोमिनेंस ज्यादा था, तो असम चाहती थी कि ये बांग्लादेश में चला जाए। और इस एरिया में भी
क्या इसमें तो मुस्लिम मेजोरिटी थी, तो यहाँ पे भी रेफरेंडम होता है और यहाँ भी लोग बोलते हैं कि हाँ भैया मुझे बांग्लादेश के साथ जाना है, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था और ये लोग सारे लोग बांग्लादेश में जाना चाहते थे। तो आज सैलेट एक बांग्लादेश का डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ये तो आप देख लिए किसका किसका कहानी भैया, ये तो आप कहानी देख लिए बंगाल प्रोविंसेस का, और इधर ये पंजाब का, सिंध का और NWFP का देख लिए। उसके बाद आपने देख लिया इसका सैलेट का। अब बच गए प्रिंसली स्टेट, अब बच गए भैया प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट को ये फ्रीडम दिया गया। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये प्लान, ये सब प्लान के अकॉर्डिंग, इस प्लान में ऐसा करा गया है, इसी प्लान के बेस पे बनेगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट को ये फ्रीडम दे दिया गया, भैया आपको जिसके साथ ज्वाइन करना है, इंडिया के साथ ज्वाइन करना है, पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना है, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। और इसमें ये भी लिखा हुआ था कि पावर का ट्रांसफर का जो डेट होगा वो कब होगा, 15 अगस्त 1947, क्योंकि इसी दिन। अब देखो ये डेट क्यों चुना गया था, मैंने पढ़ा था गूगल पे, ये डेट इसलिए चुने थे, ये माउंट बेटन को आप देख रहे हो ना, ये माउंट बेटन पहले मिलिट्री एडमिरल थे, एडमिरल नहीं मतलब अब नेवल का हायर ऑथोरिटी थे। ये साउथ एशिया में पोस्टेड थे जापान से, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान इन्हीं के सामने 15 अगस्त को सरेंडर किया था। तो इस डेट को ये मेमोरेबल बनाने के लिए इसी दिन को ये चुनते हैं। आप ये ध्यान करो, इटली क्या बोले थे, हम लोग जून 1948 में आज़ादी देंगे, लेकिन यहाँ का हालत इतना खराब हो गया, ये देखते हुए माउंटबेटन बोले कि इतना दिन यदि रुक गए तो यहाँ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग मरेंगे और इसका जिम्मेदार हम होंगे, ब्रिटिश होगा। तो ऐसा नहीं करते हम लोग, पहले ही इंडिपेंडेंस दे दो, फरवरी में इंडिपेंडेंस जल्दी जल्दी में दे दो। देखो ये 4 अगस्त का मीटिंग है, यहाँ पे देखो पिक्चर यदि दिख रहा हो तो यहाँ पे ये 4 अगस्त का मीटिंग है और 11 डे आर लेफ्ट, ठीक है। यहां तक आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं, माउंटबेटन प्लान रेडी है, माउंटबेटन प्लान अपने पास रेडी पड़ा हुआ है और ये माउंटबेटन प्लान रेडी है। उसके बाद इसी प्लान के बेस पे इंडियन इंडिपेंडेंस बिल बनेगा और ये बिल को इंट्रोड्यूस करा जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जैसे इंट्रोड्यूस होगा उसके बाद ये 18 जुलाई 1947 को, अभी आपने देखा ना ऊपर बिल बन गया था और ये बिल पास होके फिर फाइनली 18 जुलाई 1947 को क्या बन जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और ये लागू कब कर दिया जाता है, 15 अगस्त। चलो अब कानून हो चुका है लागू, अब हो गया भैया कानून लागू। अब हम लोग देखेंगे लागू होने के बाद, ठीक है। अब ये जो कानून इंडिया में लागू हो गया है, किस प्लान पे बेस था, कोई पूछोगे तो बता दोगे माउंटबेटन प्लान पे था। अब हम लोग देखेंगे ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, इसमें प्रोविजन क्या क्या था, इसका साइलेंट फीचर्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्रोविजन पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ला करके क्या डिक्लेयर कर दिया गया, अब इंडिया जो है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट, मतलब इंडिया को इस एक्ट ला करके ये डिक्लेयर कर दिया गया अब से इंडिया इंडिपेंडेंट है और सॉवरेन स्टेट है। और ये एक्ट ला करके ये करा गया, इंडिया का पार्टीशन कर दिया गया और 2 नया डोमिनियन बनाया गया, क्या क्या भैया, इंडिया और पाकिस्तान। और ये ला करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक पोस्ट होता था जो इंग्लैंड में होता था, आपको याद होगा आई होप, और उस पोस्ट को भी एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद वायसराय का जो ऑफिस था उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। और वायसराय खत्म कर दिया गया, लेकिन गवर्नर जनरल अभी भी होंगे। गवर्नर जनरल दोनों डोमिनियंस में होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे और इंडिया में भी होंगे, ठीक है। इंडियन डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन दोनों में गवर्नर जनरल होंगे। लेकिन ये जो गवर्नर जनरल होंगे ये अभी भी अपॉइंट किसके द्वारा होंगे, ब्रिटिश किंग के द्वारा ही होंगे, लेकिन किसके एडवाइस पे, जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया का जो कैबिनेट होगा, इंडिया का जो कैबिनेट होगा इसके एडवाइस पे किंग अपॉइंट करेगा गवर्नर को, गवर्नर जनरल को। वाइसराय खत्म हो गया लेकिन गवर्नर जनरल अभी भी होगा, ठीक है। अब ये इंडिया का कहानी हो गया। ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का भी जो कैबिनेट होगा
इसके एडवाइस पे किंग यहाँ के गवर्नर जनरल को अपॉइंट करेगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट में ये प्रोविजन था, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद इस एक्ट में ये करा गया कि दोनों जगह पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगा, है ना भाई। पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगा और इंडिया में भी होगा, दोनों जगह कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगा। दोनों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये पावर दे दिया गया कि भैया अब आपको अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है, अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है। और एक पावर दे दिया गया आपको, आपके पास ये पावर है, ये दोनों को, इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ये पावर दे दिया गया कि आप ब्रिटिश पार्लियामेंट का, इंग्लैंड का ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट को आप यहां से रिपील कर सकते हो, हटा सकते हो, खत्म कर सकते हो, ठीक है। उसमें अच्छा, ये पावर जो दे दिया गया कि आप ब्रिटेन का कोई भी, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी कानून को हटा सकते हो। अब बताओ, ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, ये कहां का कानून है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही तो कानून है। तो मतलब अब इसको भी हटाने का पावर मिल गया किसको भैया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इसको भी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यह पावर मिल गया कि आप ब्रिटिश पार्लियामेंट का किसी भी कानून को यहां से हटा सकते हो। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, ये तो आपने पढ़ लिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव पावर भी दिया गया। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है लॉ मेकिंग पावर। मतलब जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाए तब तक आप यहां पे क्या कर सकते हो भाई? आप, अरे भाई क्या हो गया, एक सेकंड। थोड़ा आपको भी रेस्ट चाहिए ना, तो बीच बीच में, हाँ, जब तक रेस्ट चाहिए मैं आपको ये बोल देता हूँ। आपको यदि लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट तो करो ही करो। कमेंट करके मुझे आप बताया करो कि आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप जब मुझे कमेंट करके बताते हो सर जैसा भी लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं एक वीडियो बना डालता हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट करें, कमेंट से अच्छा लगता है। लाइक करें वीडियो को, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शेयर आप ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब वीडियोस देखते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करा करो। कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब मुझे अच्छा लगेगा तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियोज़ बनाऊंगा, है ना। चलो, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये एक्ट ला करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर दे दिया जाता है, आप अपने लिए जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हो, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना नहीं है, तब तक आप अपने लिए कोई भी कानून बना सकते हो। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव पावर भी दे दिया जाता है। आप अपने लिए कानून बना सकते हो और उसको लागू भी कर सकते हो, इन्फोर्स भी कर सकते हो। ड्राफ्ट तो कर ही सकते हो, बना तो सकते ही हो, और उसको आप इन्फोर्स भी कर सकते हो। संविधान सभा, जिसका काम था संविधान बनाना, अब उसको एक और पावर मिल गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने लिए भैया जो कानून चाहो आप बना सकते हो, ठीक है। और कोई कानून यदि है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, आप उसमें अमेंड भी कर सकते हो, हाँ, आप उसमें सुधार भी कर सकते हो, ठीक है। और ब्रिटिश मोनार्क के पास अब वीटो नहीं रहेगा। और देखो, गवर्नर जनरल के पास वीटो रहेगा, और लेकिन अभी कभी, जब से हम लोग को 1947 में आज़ादी मिला, उसके बाद से गवर्नर कभी वीटो पावर यूज नहीं की, वो अलग बात है, लेकिन वीटो था, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। और गवर्नर जनरल जो होंगे यहाँ पे किसके? काउंसिल के एडवाइस पे काम करेंगे, जो भी एक्ट करेंगे काउंसिल के एडवाइस पे। उसके बाद जो पंजाब बंगाल का जो पार्टीशन होना है, उसके लिए पंजाब और बंगाल को डिवाइड करा जाएगा, उसके लिए बाउंड्री बनाना पड़ेगा ना भाई। अब दोनों को डिवाइड करोगे तो बीच में आपको एक लाइन तो बताना पड़ेगा ना, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। अब पंजाब प्रोविंस है वो बट जाएगा, और बंगाल है वो भी डिवाइड हो जाएगा, तो उसके लिए बाउंड्री देना पड़ेगा ना। तो उसके लिए एक कमीशन को क्या बोलते हैं उसको, कमीशन बनाया जाएगा, है ना। कमीशन बनाया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री कमीशन, और इस कमीशन का हेड कौन करते हैं? रेडक्लिफ, ठीक है। तो बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा, और ये बाउंड्री कमीशन का ड्यूटी होगा पंजाब और बंगाल को डिवाइड करना। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्रोविंस में भी तो आपको याद करो, इंडिया में उस टाइम बहुत प्रोविंस था ना भाई। तो प्रोविंस में जो गवर्नर होंगे, प्रोविंशियल गवर्नर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे प्रोविंस के। आप तो देख रहे हो एक पूरा इंडिया है, और इंडिया में बहुत सारा प्रोविंस है, तो ये जो प्रोविंस का हेड कौन होगा? तो प्रोविंस में जो गवर्नर हैं वो वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे। और मान लो इंडिया और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में
इंडिया और ब्रिटिश एम्पायर के बीच का जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडिया विल बी मैनेज थ्रू, किसके थ्रू होगा भाई? ऑफिस ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर। देखो, इंग्लैंड में जो एम्पायर होते थे, इंग्लैंड में जो किंग होते थे, उनको बोला जाता था एम्पायर ऑफ इंडिया, क्योंकि इंग्लैंड का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कॉलोनी था इंडिया, और ये बहुत प्राइड वाला बात होता था वहां के किंग के लिए कि भैया मैं एम्पायर हूं इंडिया का। तो ये जो टाइटल था वहां के किंग को, एम्पायर ऑफ इंडिया, ये टाइटल अब क्या हो जाएगा भाई? खत्म हो जाएगा। ये टाइटल क्या हो जाएगा? अब खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां पे जो डोमिनियंस था, मतलब पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया, ये दो डोमिनियन है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इससे रूल चल रहा था अभी, इससे गवर्न हो रहा था इंडिया। अब देखो यहां पे तो आजादी मिल गया 1947 में, तो इसके बाद क्या होगा? क्या चीज से गवर्न होगा? जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा कैसे गवर्न होगा? तो ऐसा बोला गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि भैया जब तक आप खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हो, जब तक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन आप फ्रेम नहीं कर लेते हो, तब तक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही गवर्न करो। तब तक ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसी से आप तब तक गवर्न करो। लेकिन आपको यदि इसमें कोई सुधार करना है, कोई चेंजेस करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो वो आप कर सकते हो। अब खुद सोचो ना, 1947 में हम लोग आजाद हो गए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इनफोर्स हुआ, तब तक बीच में क्या चीज से देश चलता था हमारा? गवर्न कैसे होता था कंट्री? तो हमारा कंट्री गवर्न होता था वही पुराना एक्ट 1935 का। ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बीच बीच में उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन भी किया था, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही होते थे। बहुत लोग से आप पूछ भी सकते हो क्वेश्चन कि भाई ये बताओ, जब हम लोग आजाद हो गए थे तो उसके बाद कौन सा कानून से हमारा देश चलता था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937। देखो, एक बाउंड्री कमीशन बनेगा जिसका क्या काम होगा? पंजाब प्रोविंस और बंगाल प्रोविंस का डिवीजन करना। अब बेसिकली इनका काम हो गया इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री को डिमार्केट करना, सीमा को बनाना। ठीक है, बाउंड्री को डिमार्केशन करना इनका काम है। ये जो बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा, यहां पे देखो ये बाउंड्री कमीशन है, और ये बीच में देखो ये रेड क्लिफ है, और ये यहां पे सारे इंडियन इनके कमीशन में जो मेंबर्स थे वो थे। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम ना हो। ये रेड क्लिफ कमीशन ही बाउंड्री ड्रॉ करता है, जिससे इंडिया पाकिस्तान को सेपरेट करा जाता है। ठीक है। और ये इंडिया आते हैं कब? जुलाई में, और ये 12 अगस्त को अपना रिपोर्ट, अपना अवार्ड सबमिट कर देते हैं। मतलब अगस्त में आए ये रेड क्लिफ साहब इंडिया, और 1 महीने में 5 वीक के अंदर ये अपना काम करके चले जाते हैं। अब देखो ये इनको जो ये ड्यूटी दिया गया, भैया आपको बाउंड्री बनाना है इंडिया और पाकिस्तान का, ये कुछ नहीं किया। ये इंडिया कभी आए नहीं थे, इनको इंडिया का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन यहां को बांट के ये चले गए। तो इसके लिए एक और आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, ये इनको इसलिए ब्रिटिश अपॉइंट किए थे कि क्योंकि इनको कोई आइडिया था नहीं, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में किसी का फेवर नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट थे, क्योंकि इनको कुछ आइडिया था नहीं इंडिया का, इसीलिए इनको भेजा गया था। खैर, जिनको कुछ नहीं पता था उसको भेज दिया गया, और ये आके इंडिया में एक लाइन डाल देते हैं जिससे इंडिया डिवाइड हो जाता है। अब ये क्या फंडा लगाते हैं? ये जो लाइन आप यहां पे देख रहे हो, ये जो डिवाइड इन्होंने किया, रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं इसको, ये जो इन्होंने डिवाइड किया, क्या देख के किया? आपने कभी सोचा? तो ये क्या करते हैं, सेंसस डेटा मंगाते हैं, देखते हैं जिस जिस एरिया में, मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो, ये सेंसस का डेटा मंगाते हैं। चलो हम लोग यहां पे बंगाल का एग्जांपल लेते हैं। देखो, ये एक सेंसस का डेटा मंगाते हैं। अरे भाई, देखो ये लाइन पहले आप देख लो, ये रेड क्लिफ लाइन है, और इसी लाइन से पार्टीशन हुआ बंगाल का। बोलते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट का लाओ जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है, हिंदू मेजोरिटी कम है, ये वाला आ गया इनके पास। और इसके यहां से, जहां से मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है, वहां से एक लाइन ऐसे करके डालते हुए आ जाओ, तो मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया अपने आप अलग हो जाएगा माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी वाला एरिया से, है ना। तो ये ऐसे करके इंडिया को डिवाइड करते हैं। जो बेसिकली मेजोरिटी वाला एरिया था, वहां से क्या करते हैं, जैसे मान लो, इसको और अच्छे से समझो, इधर हिंदू माइनॉरिटी है,
ठीक है, हिंदू माइनॉरिटी है और ये एरिया में मुस्लिम्स ज़्यादा है। तो ये क्या करते हैं, यहां से इधर इधर को कर दो भैया वेस्ट बंगाल और इधर को कर दो ईस्ट बंगाल, ठीक है, जो कि ये पाकिस्तान हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया ये बांट देते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पॉपुलेशन होता है उसके हिसाब से ये किए थे। खैर आपको उतना भी इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस आपको ध्यान रखना है इस एक्ट के अकॉर्डिंग जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसमें ये लिख देना कि रेड क्लिफ इंडिया को डिवाइड कर देते हैं। ज्यादा इतना नहीं लिखना है किसके द्वारा हिट करा गया था, ये लिख दीजिएगा आप। और इसी तरह से यहां पे आप देख सकते हो, जब आपके पास पीडीएफ जाए उसमें देख लेना आप, ये रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। ठीक है, बेसिकली ये पूरा पहले पंजाब प्रोविंस हुआ करता था, वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब। ठीक है, आप उसको ध्यान रखिएगा। पंजाब आप देखो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का पंजाब एंड बंगाल बाउंड्री अवॉर्डेड अनाउंस, पंजाब और बंगाल का बाउंड्री अनाउंस हो गया कि मतलब यहां से यहां तक ये जो लाइन है पंजाब और बंगाल का वो लाइन बता दिया जाता है इनके द्वारा। अब फाइनली पार्टीशन हो गया इंडिया का, है ना। देखो एक्ट का प्रोविजन खत्म हो गया है। इस एक्ट के बाद इंडिया का पार्टीशन करने के लिए एक कमीशन बिठाया गया, रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन। वो कमीशन कहानी अपना खत्म कर दिया, अपना गया देखा मेजोरिटी वाला एरिया, वहां से लाइन फाड़ दिया, अब भैया इधर ईस्ट इधर वेस्ट करके कहानी खत्म कर दी। इधर से पाकिस्तान, यहां से इंडिया, और इंडिया का पार्टीशन हो गया, एक्ट लागू हो गया। उसके बाद इंडिया का पार्टीशन हो गया। जैसे 15 अगस्त 1947 को ये एक्ट मतलब कमेंस हो गया, मतलब देश का पार्टीशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, खैर उससे पहले ही लोगों को पता चल गया था कि भैया पार्टीशन होने वाला, सब तो पता ही चल ही गया था। खैर तो 15 अगस्त के बाद पार्टीशन हो गया। इस दिन हमारा देश भी आज़ाद हो गया और बहुत सारे जगह पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, ये तो आप जानते ही हो। बहुत सारा हिंदूज इंडिया से पाकिस्तान के, बहुत सारे हिंदूज, इंटरचेंजली यूज़ कर लेना, मैंने अभी शायद गलत बोल दिया। बहुत सारे मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदूज इंडिया आए, ये आपको पता है। इसमें कोई इससे बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ हुआ था, पाकिस्तान देखो इधर वाला जो पाकिस्तान था मतलब वेस्ट पाकिस्तान, पंजाब वाला, पंजाब का जो डिवीजन होता है उसमें क्या था, बहुत सारा जो हिंदूज और सिख पॉपुलेशन था वो अभी का प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में था, तो वहां से बहुत सारे लोगों को आना पड़ा था। लेकिन इधर वाला जो कहानी था बंगाल वाला, इसमें भी जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे राइट्स हुआ तो हुआ ही था। लेकिन बंगाल वाला क्या सीन था, इधर में जो बांग्लादेश है अभी का, मतलब ईस्ट बंगाल, वहां पे बहुत ज्यादा ऑलरेडी पहले से ही मुस्लिम्स थे, तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत कम मात्रा में हिंदू थे, तो वो इजिली इधर आ गए थे। इजिली बोलना मेरे लिए बहुत मैं लग रहा है कि क्या मैंने बोल दिया, इजिली नहीं, बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू पंजाब इधर कम हुआ था दंगा या फसाद जो बोल लो। इधर मान लो 80 हुआ था तो इधर 70-60 हुआ था। ठीक है, ऐसे करके। खैर यहाँ पे बहुत सारा पिक्चर्स है। खैर आज़ादी के बारे में बहुत सारा कहानी आपको खुद पता है, मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ पे बहुत सारा पिक्चर्स आप देख सकते हो कि कैसे उस टाइम पे कैसे लोग ले जा रहे थे ट्रेन में, कैसे लोग भीड़ से जा रहे थे, पैदल आ रहे थे, जो जैसे जितना भी बोरिया बिस्तर जो मिला वो लेके निकल गए लोग। देखो आप लोग सोचो, थिंक करो। जब आप देखोगे नहीं ये सब पिक्चर, आपको पढ़ने का मन करेगा, जानने का मन करेगा कैसे हो गया था, क्या हुआ था, समझ रहे हो, कैसे पार्टीशन हुआ था। जब आप लोगों का कहानी सुनोगे फिर आपको पता चलेगा कितना दुख दर्द रहा होगा उस टाइम पे। चलो हम लोग इंडिया की बात कर लिए, पाकिस्तान की बात कर लिए, इंडिया में दो मेनली प्रोविंस की बात कर लिए, बंगाल और पंजाब की बात कर लिए, दोनों का डिवीजन हो गया, सब कहानी हो गया। अब बच गए प्रिंसली स्टेट। देश हमारा आजाद हो चुका है। प्रिंसली स्टेट के पास इस
एक्ट के अकॉर्डिंग इनके पास 3 ऑप्शन था कि भैया आप इंडिया में ज्वाइन होना चाहते हो तो इंडिया में ज्वाइन हो जाओ, पाकिस्तान में ज्वाइन होना चाहते हो तो वहां ज्वाइन हो जाओ, या फिर आप इंडिपेंडेंस रहना चाहते हो तो इंडिपेंडेंस हो जाओ, है ना। तो फिर क्या होता है, 25 जुलाई 1947, जून जुलाई अगस्त, आजादी से पहले की बात है। 25 जुलाई को माउंटबेटन एक मीटिंग बुलाते हैं चेंबर्स ऑफ प्रिंस का, जिसमें कि सारे प्रिंस होते थे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे प्रिंस आए, ठीक है, प्रिंसली स्टेट के जितने सारे प्रिंस थे, बहुत सारे प्रिंस यहाँ पे आए। और उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट कितना था, 565, ठीक है। इनके सामने ये लोग बोलते हैं कि भैया देखो, आज से मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी 100 साल 200 साल पहले आप लोगों के साथ जो भी ब्रिटिश का टेरिटरी रहा, जो भी एग्रीमेंट रहा आपके साथ ब्रिटिश का, वो सब इस दिन के बाद से 15 अगस्त 1947 के बाद से वो लैप्स कर जाएगा, खत्म कर जाएगा। इस दिन से पहले जो भी ब्रिटिश के आपके साथ रिलेशन थे ब्रिटेन के साथ, इंडियन स्टेट की बात मैं कर रहा हूं, प्रिंसली स्टेट का जो भी रिलेशन था ब्रिटेन के साथ, जो भी आपने एग्रीमेंट साइन किया था, वो सारा खत्म हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। ये चीज 25 ऑफ जुलाई 1947 को माउंटबेटन चेंबर्स ऑफ प्रिंस के मीटिंग में ये चीज प्रिंसली स्टेट्स को बता देते हैं। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आप चाहो तो इंडिया में ज्वाइन हो जाओ, आप चाहो तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो, या आप चाहो तो पाकिस्तान में भी ज्वाइन हो सकते हो। ये देख लो, ये एग्जैक्टली उस साल का पिक्चर नहीं है, लेकिन पहले का है। ऐसे ही मीटिंग होता था और उसके बाद पिक्चर होता था। ये जो वाइसरॉय देख रहे हो, ये नहीं थे, वो क्या नाम है उनका, माउंटबेटन ये नहीं थे, वेवेल से भी पहले जो माउंट लीलिंग इनका एल से नाम था, मैं भूल रहा हूँ, एल से नाम था उनका, लीलिंग विथ ऐसे कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ अभी, देखो अचानक से भूल गया मैं इनका नाम। खैर वो रेलेवेंस नहीं है हमारे लिए। अब हम लोग देखेंगे, अब इंडिया क्या हो चुका है भाई, इंडिपेंडेंट हो चुका है। अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है और लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं और इंडिपेंडेंट इंडिया के जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वल्लभ भाई पटेल पहले होम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद 550 आपने पढ़ा था ना, 565 प्रिंसली स्टेट था, जिसमें से कितना भाई 550 प्रिंसली स्टेट, ऑलमोस्ट सारे प्रिंसली स्टेट्स ट्रीटी साइन कर लेते हैं इंडिया के साथ और इंडिया के साथ मिल जाते हैं। ये देखो यहाँ पे पिक्चर है, ये वाइसरॉय हैं और ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं और ये ओथ ले रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सारा मैंने मैप लगा दिया है, आप इस मैप से देख सकते हो उस टाइम का प्रिंसली स्टेट्स का मैप है। बहुत लंबा हो गया है शायद ये लेक्चर, लेकिन देखो आप डिटेल में जब पढ़ते हो ना कोई चीज़ को, लंबे समय तक आपको वो ध्यान में रहता है। यदि आप जल्दी जल्दी में पढ़ के निकल लो तो फिर दिक्कत है। देखो मैं सजेस्ट करता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले ये सब लेक्चर को देखो ना तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना। अब हम लोग देखेंगे ये जो 1947 का एक्ट है, ठीक है, ये रिपील्ड कब हो जाता है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 395 आर्टिकल्स है उसके द्वारा ये जो एक्ट है 1947 का, ये एक्ट रिपील्ड हो जाता है, ठीक है। और जब आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 वाला, तो उसके आर्टिकल 221 के अकॉर्डिंग ऐसा हो जाता है, ठीक है। आप उसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ये एक्ट के आने के बाद। कौन सा एक्ट, कौन सा एक्ट भाई, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखिए, अब मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सिंपल सी बात है, ये 1947 का इंडिपेंडेंट एक्ट आने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट होगा। आप तो जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया होगा, तो फिर हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ जाता है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था ड्राफ्ट करना, बेसिकली वो तो खैर 19, हाँ चलो ठीक है, ज़्यादा मैं डिटेल नहीं करना चाहता, थोड़ा जल्दी करके ख़त्म करते हैं हम लोग।
उसके बाद जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इफेक्ट होता है और इंडिया क्या बन जाता है, रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक बन जाता है। और उसी तरफ दूसरे तरफ देखेंगे लोग पाकिस्तान, पाकिस्तान भी ऑफिशियली रिपब्लिक कब बन जाता है भाई, 23 मार्च 1956। इसको थोड़ा टाइम लग जाता है पाकिस्तान को, और हम लोग थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ स्टेट अभी भी इंडिया के साथ नहीं जुड़े थे, या मतलब आप ऐसा बोल लो कि कुछ प्रिंसली स्टेट अभी तक इंडिया के साथ नहीं जुड़े थे या फिर पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़े थे, जिसमें कि आपको एक नाम याद होगा, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद, है ना। और सबको जोड़ने में, अच्छा, सारे जो मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट जो ज्वाइन कर रहे थे किसी डोमिनियन को, जैसे कि आप देखोगे ज्यादातर इंडिया के साथ ज्वाइन हुए, क्योंकि इंडिया के बीच में थे, कोई इंडिया के पास था, कोई कहीं पे था, तो उनका ज्योग्राफी ऐसा था कि वो पाकिस्तान में ज्वाइन भी नहीं हो सकते। अब मान लो कोई बीच से चाहे यहाँ पे पाकिस्तान में ज्वाइन होना, तो इसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कैसे इसका टेरिटरी होगा, बहुत सारा, अब इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये अपना ज्योग्राफी देखे, भैया मैं इंडिया के बीच में हूं तो मैं इंडिया से ही ज्वाइन कर लेता हूं। आप फिर यहाँ पे देखोगे सिंध, जो कि पाकिस्तान से बहुत नजदीक था, तो खैर उन्हें सिंध में तो हुआ था, बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उधर वाला जो एरिया है। खैर, तो सरदार पटेल इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको पता भी है ये चीज़, ये सब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग कंक्लूजन देखते हैं, ये एक्ट आने के बाद, ये जो एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इसके बाद द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्रिएटेड द फ्रेमवर्क फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। चलो खत्म करते हैं आज के लिए, बस इतना ही। फिर किसी और दिन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है आपका ये खत्म हो चुका है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा, मतलब इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आपका खत्म हो गया और आप क्या पढ़ना चाहते हो। और इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, सिंपली लिखो लॉयर प्रशांत, और वहां पे सर्च होता है, सर्च पे जाके क्लिक करो, वहां पे सर्च पे जाके लिखो आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो लॉयर प्रशांत सिर्फ सिंपली लिखना। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके पूछो, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ज़्यादा ज़रूरी हो, इंपॉर्टेंट हो तो आप यहाँ पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप सब्सक्राइब करो चाहे नहीं करो, लेकिन आप जाके कमेंट करो। कमेंट जब आप करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, कमेंट पढ़ना से मुझे लगता है कि हाँ चलो मेरा वीडियो बनाना वर्थ हुआ। चलो वंस अगेन थैंक यू सो मच। फिर और किसी दिन ऐसे ही लेक्चर के साथ मिलेंगे। कुछ जैसे देखो, कहानियां मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि जब मैं कहानी बताने लगूंगा इंडिपेंडेंस के टाइम का तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियोस। मैं जो इम्पोर्टेंट बातें थी सिर्फ वही आपको बताई है, और कहानियां आप हिस्ट्री वाले चैनल पे जाओ, वहां पे कहानियां देखो, क्योंकि मैं अभी उसमें ज़्यादा नहीं जा सकता, उसमें जाऊंगा तो फिर मैं ये कब पढ़ाऊंगा, है ना। आप कहानियां सुन सकते हो, कहानियां देख सकते हो, पढ़ सकते हो, वहां पढ़ो। ठीक है, फिर किसी और दिन मिलते हैं ऐसे किसी और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।